हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया बंगी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवरऑल एक जायजा तो बताएं कि पेशावर के अंदर आज पूरे दिन में क्या पूरे सूबे में, पूरे सूबे के हवाले से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में इस दफा जो इलेक्शन था, जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह जनरल इलेक्शन थे, उस लिहाज से उसी तरह के इलेक्शन होंगे। पीटीआई स्वीप करेगी मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये सोचा जाता है कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में मतलब से जो सूबाई इलेक्शन है वो पीटीआई जीत रही है, लेकिन इस दफा जरा बड़ा सेटबैक हुआ है पीटीआई को पूरे सूबे में। सिर्फ पेशावर की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे सूबे में इस वक्त जितनी भी नताइज मिल रहे हैं उसके मुताबिक पीटीआई की पोजीशन जो है उस तरह से नहीं है जिस तरह से आम इंतखाबात में। अगर आप पेशावर की बात करें तो ये मेयर की नशिस्त है, सबसे अहम नशिस्त है खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ पे जो मुकाबला था वो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन ये मुकाबला जो है ये साबित हुआ है सिर्फ दो जमातों के दरमियान, जिसमें जेयूआई के जुबैर अली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजवान मंगश है। लेकिन अब तक जो नताइज आए हैं उसमें जेयूआई का जो उम्मीदवार है वो काफी आगे जा रहा है। यही हाल जो दूसरी यहाँ पे पेशावर की जो दूसरी तहसीलें हैं वहीं वहां पे भी पीटीआई को ज्यादा पजीराई नहीं मिल रही है। सिर्फ पेशावर ही नहीं, बी खान की मिसाल हम ले लें, वहां पे भी जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। अब एक चीज जो हमें नजर आ रही है पूरी खैबर पख्तूनख्वा में वो ये है कि इस बार आजाद जो उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा लोगों ने मतलब पसंद किया है। मतलब कई ऐसे अजला हैं कि जहां पे मुसलसल एक नशिस्त नहीं बल्कि तहसील की कई नशिस्तों से आजाद उम्मीदवारों की पोजीशन अच्छी है। मिसाल के तौर पर लकी मरवत की मिसाल हम ले लें, वहां पे आजाद उम्मीदवारों की पोजीशन काफी अच्छी है। इस तरह जनूबी अजला में दूसरी भी आजाद उम्मीदवार हैं। और एक और चीज वो है कि जो उम्मीदवार अपनी पार्टियों से नाराज हो गए थे तो वो अपनी पार्टियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनकी पोजीशन भी पार्टियों से अच्छी है। तो इसका मतलब तो हारून साहब मेरा ख्याल है इसका बेहतर इसकी एनालिसिस करेंगे कि क्या ये जो आम लोग हैं ये पार्टियों से खफा है, सियासी जमातों से खफा है, इसलिए वो आजाद उम्मीदवारों को इतनी वेटेज दे रहे हैं। अच्छा मुमताज बंगी साहब, मुझे ये बताइएगा, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था बलदियाती इलेक्शंस के हवाले से कि लोग बाहर आएंगे अपने मनपसंद उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे, क्या लोगों की उतनी तादाद भी बाहर आई है? उतनी तादाद में बाहर आके उन्होंने वोट भी कास्ट किया? और जो आपने बताया कि पीटीआई की वो पोजीशन नहीं नजर आई जो हार रही है पीटीआई, वो की वजह क्या है भाई? वो पोजीशन से क्या मुराद है? पीटीआई बहुत बुरी तरह हार रही है। इससे पहले तो हारून साहब बड़ी मजबूत थी ना वो केपीके के अंदर। बिल्कुल पीटीआई हार रही है। मतलब इसकी वजह एक ये भी है कि पिछले जो इलेक्शन में जो इनके पास यूथ की एक स्ट्रांग टीम थी वो भी अभी उनके पास नहीं रही। हाँ, ये ठीक है कि जो नए वोटर्स हैं जो हाल हो रहे हैं उन्होंने बेशक इनको वोट कास्ट किया है और उनकी वोट ही से बाज जगहों पे बाज उम्मीदवार जो जहां पे वोटर्स की तादाद कदर कम है तो वो आगे आए हैं और बाज जगहों पे वो जीत भी गए। लेकिन जो ओवरऑल वो है चूंकि उनकी वो यूथ जो इनकी एक टीम समझी जाती थी उसमें उस तरह से उनमें जोश खरोश नजर नहीं आया। हाँ, जो कबायली इलाके हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं वहां पे जोश खरोश था, लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी। उसकी वजह यह है कि वहां पे पहली बार चूंकि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, मतलब बराह जो इंतखाब है नुमाइंदों का वो पहली दफा हो रहा था। वहां रिजल्ट क्या है कबायली इलाकों में? कुछ है आपके पास? कबायली इलाकों में भी पीटीआई की रिजल्ट, मतलब पीटीआई का वो नहीं है। इस तरह से नहीं है कि लोग निकल आए हैं वो पीटीआई ही के लोग तो इसलिए निकले हैं, वो आम लोग निकले हैं, जो आम यंगस्टर्स हैं वो निकले हैं। वो सिर्फ इसलिए निकले हैं कि उनका ये ख्याल है कि वो ऑलरेडी मायूसी का शिकार हो चुके हैं। अब शायद इन नुमाइंदों के जरिए उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा और उनके नुमाइंदे मुंतखब हो जाएंगे तो यहाँ पे तरक्याती काम हो सकेंगे, उनको तरक्की मिलेगी, उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। वो इसी सोच से निकले हैं, इसलिए वहां पे जो वोट की शरह थी वो काफी ज्यादा थी बनिस्बत उन लोगों की। शहरों में लोग बहुत कम निकले हैं, खुसूसन ऐसे इलाकों पे कि जहां पीटीआई के लोग वो थे, जहां पीटीआई का वोट बैंक ज्यादा था, वहां पे शरह इतनी ज्यादा हौसला अफजाई नहीं है। इसी तरह एक और चीज जो इन इंतखाबात में हमें वो ये है कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं रही। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
یہ اکثر اضلاع میں، جنوبی اضلاع میں تو ایسے بھی ان کا کوئی مطلب اثر رسوخ نہیں تھا، لیکن جو دیگر اضلاع تھے ان میں ہمارے ساتھ رہیے منگے صاحب، ابھی پھر دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. گزارے یہ ہے، دیکھیے 3-4 پوائنٹ ان کی گفتگو سے واضح ہو گئے. ایک یہ جمعیت علماء اسلام نے جتنا اندازہ تھا اس سے بہت بہتر پرفارم کیا. دوسری وجہ، جمعیت علماء اسلام کبھی ایک بہت پاپولر پارٹی نہیں تھی. 2002 تو ایک ایکسیپشن تھا کہ مذہبی جماعتیں افغانستان پہ بمباری ہوئی تھی، جماعت اسلامی کے بھی بہت لوگ جیت گئے تھے اور یہ بھی 48% ووٹ ملے تھے ایم ایم اے کو اس وقت. کارنامہ تو ان کا کوئی نہیں ہے، دہشت گردی پروان چڑھتی رہی اس عرصے میں جتنا عرصہ ان کی حکومت رہی. اچھا، یہ ان کے مولانا فضل الرحمان کے ووٹ نہیں ہیں، یہ ہے ناراض لوگوں کے ووٹ جو پی ٹی آئی سے ناراض ہو گئے. یعنی کچھ لوگ ان کے گھروں میں بیٹھ گئے، یہ صاف نظر آ رہا ہے. ابھی تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا. اور کچھ لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے، اور عام آدمی جو ہے اظہار ناراضگی، جو سب سے ان کا زیادہ بڑا مخالف تھا، اس سے ایک اور بھی نون لیگ کو کچھ نہیں ملا، پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملا. یعنی اب آپ مجھ سے نام نہ پوچھیے گا، امریکی گھوڑا بھی ہار گیا. اچھا، وہ میں بتاؤں گا نام جب وقت آئے گا. تو وہ امریکیوں کو بھی سارا تجزیہ غلط ثابت ہوا. اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر ایک اور نقطہ پہ غور کریں، اگر جمعیت علماء اسلام اور نون لیگ کا اتحاد ہو جاتا تو کلین سویپ کر جاتے. اگر کلین سویپ نہیں کرتے، یعنی اب ایسی جو وہ مشکل بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ امیدواروں کے ہر پارٹی چاہتی ہے اس کا امیدوار الیکشن لڑے، اور امیدوار مانتے بھی نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ خان صاحب کی زندگی کا ایک تاریخی دن ہے، ایک دفعہ ایسی کامیابی حاصل کی، اور ایک طرف یعنی ان کی پاور بیس ہی پختونخوا تھا. اور پنجاب میں کیا ہوگا؟ اب پنجاب میں ہارون صاحب کے جو دعوے یہ تو سارے ہوا ہو گئے. پنجاب میں تو کس سے ملا تو پنجاب میں کیا ملے گا؟ دیکھیے، دو باتیں جو میرا اندازہ ہے، اندازہ ہی ہوتا ہے نا، اندازے درست بھی ہوتے ہیں، نادرست بھی ہوتے ہیں. اپوزیشن نے تہیا کر رکھا ہے، یہ تو پختونخوا کا سچویشن تو الگ ہے نا، اس کے عوامل بھی کل تک زیادہ واضح ہوں گے. تہیا کر رکھا ہے کہ وہ بدامنی بے یقینی پیدا کیے رکھیں گے، جا کوئی نہیں رہے خان صاحب. اب وقت ہی نہیں ہے یہ کہ وہ 6 مہینے کی تاریخیں دیتے رہیں گے، مارچ میں الیکشن ہوگا، مارچ میں کہیں گے نومبر میں الیکشن ہوگا. اب کون سا ٹائم رہ گیا ہے؟ لیکن اب یہ بلدیاتی الیکشن سے جو ہوا اکھڑے گی تو اس کی تلافی کرنا ان کے لیے آسان نہیں. چلیے سوابی کا رزلٹ بھی پتہ کر لیتے ہیں. سوابی سے ہمارے نمائندے اپنا نوشہرہ، ان تمام شہروں سے اپڈیٹس لیتے ہیں. سب بالکل ایسا ہی ہے. ابھی سوابی سے ہمارے نمائندے مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال، بتائیے گا کہ کیا ریزلٹس ہیں جو اناؤنس ہو چکے ہوئے ہیں؟ سوابی کی صورتحال کیا ہے؟ بالکل ورال صاحب، ابھی کی بات کی جائے تو اس وقت رزلٹ میں پوزیشن جو ہے کلیئر ہے تحصیل رزلٹ میں، جس میں کزن شہرام ترقی کا بلند اقبال جو الیکشن لڑ رہا تھا، این پی کے سابقہ تحصیل ناظم غلام حقانی نے شکست دے دی. اور شکست جو ہے وہ بالکل اس طرح ہے کہ اس کے عثمان ترقی جو کہ ایم پی اے میں نے ہے، بلند اقبال کا بھائی سینیٹر لیکت، اور اس طرح بیسیکلی پی ٹی آئی کا امیدوار ہار گیا. مصطفیٰ کمال، آپ یہ بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کا امیدوار ہار گیا؟ بالکل پی ٹی آئی کا امیدوار ہار گیا ہے. دوسری طرف مارجن کتنا ہے؟ مارجن جو ہے سر یہ 30,000 جو ہے یہ پی ٹی آئی کا عوامی نیشنل پارٹی کے تحصیل امیدوار نے حاصل کیے ووٹ، اور 11,000 جو ہے یہ پی ٹی آئی کے امیدوار نے حاصل کیے. کتنا ہے؟ 30 اور 11 کا اے این پی کے غلام حقانی 30,000 ہے، اور 11,000 کا مارجن ہے بلند اقبال. ناراض ہو گئے جی لوگ. دوسری آپ کیا پوزیشن بتا رہے تھے؟ دوسری جو ہے یہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، اس کا بھی کزن الیکشن لڑ رہا تھا. ابھی اس کی پوزیشن، اس کی مقابلہ ابھی عوامی نیشنل پارٹی اکمل خان سے ہے. اکمل خان نے اس کے اپنے ہی گاؤں میں شکست دے دی ہے. ابھی جو ہے قومی اسمبلی کے جس کزن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے؟ وہ بھی پی ٹی آئی عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو اپنے ہی گاؤں میں شکست دے دی ہے. اور یہاں پہ مارجن کیا تھا؟
ये मार्जिन से 500 वोट से जो है अपने गांव में इस वक्त शिकस्त दी है। अभी फाइनल रिजल्ट जो है आने वाली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सवाबी का रिजल्ट्स भी हारून साहब हमारे सामने आ गए हैं। पीटीआई तो बाकी शहरों से भी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। नौशहरा से हमारे साथ मौजूद है। नौशहरा से हमारे नुमाइंदे नासिर खान मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। नासिर खान, बताइएगा नौशहरा की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि नौशहरा में आज नौशहरा की 3 तहसीलों पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे। नौशहरा की तहसील जहांगीरा, नौशहरा और तहसील पबी पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला जो था आज तहसील नौशहरा में भी था, जहां पर वजीर दिफा परवेज खान खटक का बेटा इसाक खटक PTI से और उसके भाई लियाकत खटक का बेटा था आहत खटक जो है PPP से इस इंतखाबात में थे। दोनों जो थे एक दूसरे के लिए मदे मुकाबिल थे। इसके साथ साथ जो थे जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती हाकिम अली थे और अवामी नेशनल पार्टी के मियां बाबर शाह थे। सबसे ज्यादा जो नौशहरा के अवाम की नजरें थी वो भी खास तौर पर तहसील नौशहरा पर ही थी, क्योंकि एक जानिब जीत कौन रहा है, जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है? अभी नासिर खान बताइए, जीत कौन रहा है? परवेज खटक साहब के भतीजे और बेटे में से भी बताइए। जी ऐसे है कि मोहम्मद इसाक जो है परवेज खटक के जो बेटे हैं उसकी पोजीशन अभी बेहतर जा रही है। अभी तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक मोहम्मद इसाक जो PTI के उम्मीदवार है वो उसके पोजीशन अच्छी है। दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा नौशहरा के भी आ गया हारून साहब। मर्दान से भी रफीक बाचा हमारे नुमाइंदे मौजूद है। मर्दान की सूरत हाल भी पूछ रहे थे। तमाम बड़े शहर हैं, इनकी सूरत हाल जान लेते हैं। मर्दान से हमारे नुमाइंदे मौजूद है। मर्दान की सूरत हाल क्या है इस वक्त, कौन जीत रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला में बल्दियाती इलेक्शन और तो इसी तरह से मर्दान में भी बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन में यहाँ पर मर्दान में 5 तहसीलें, 5 तहसीलों में जो है ANP मर्दान सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ANP की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और इसके दूसरे नंबर पे जो है ये जो JUIF है। और आप रफीक बाचा किसकी मजबूत पोजीशन की बात कर रहे हैं? मेयर सीट्स की बात कर रहा हूँ सर जी। जमात कौन सी आगे जा रही है? जमात ANP सबसे आगे जा रही है। दूसरे नंबर पर JUI जो है वो आगे जा रही है। चलिए बड़े शहरों की सूरत हाल जानेंगे। हर ब्रेक की तरफ ये भी मुझे जाना है। बहुत रफीक बाचा, आपने मर्दान की सूरत हाल से हमें अपडेट किया। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो इससे मुतालिक मजीद भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के हवाले से जो कि KPK में मुनक्किद है उसके ऊपर हारून साहब बात कर रहे थे। अभी तक तो जिन जिन शहरों में नुमाइंदगान से बात हुई है, PTI का कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा मुस्तकबिल। कोहाट की सूरत हाल जान लेते। कोहाट से हमारे नुमाइंदे नूर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नूर मोहम्मद, बताएगा कि कोहाट में कौन कौन से कैंडिडेट्स किस जमातों के मद्दे मुकाबिल थे और क्या पोजीशन है? पार्टी जीत रही है? जी बिल्कुल, कोहाट की 1 सिटी मेयर और 3 तहसील कौंसलर चेयरमैनों पर इंतखाबात आज हो गए हैं। जो कोहाट की 1 सिटी मेयर की वाहिद नशस्त थी जहाँ पर इस वक्त तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार शफी जान सबसे आगे जा रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये वाहिद सिटी मेयर की नशस्त है कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार अफरीदी और MPA ज़ियाउल्लाह बंगश का ये आबाई हल्का है। और यहाँ पर PTI ये सीट हार रही है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। जब आप शहरियार अफरीदी को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे, शहरियार अफरीदी से सिर्फ एक काम लिया जा सकता है कि वो शहर की गलियों में फिरे और वोट मांगे और लोगों की दिलजोई करे।